हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का आखिरी यूनिट है, जो यूनिट नंबर 3। जो बुक की पीडीएफ है उसमें सिर्फ 3 यूनिट्स हैं। वैसे 4th यूनिट का कंटेंट नहीं दिया हुआ है, बस नाम से लिख रखा है। तो हम मानेंगे कि हमारी लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 3 है और इस यूनिट के बाद हम अपनी बुक को कंप्लीट कर देंगे। तो इससे पहले की जो 2 यूनिट है हमारी, जैसे कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके वॉच आउट कर सकते हो। दोनों ही वीडियोस बन चुकी हैं, आप जाके दोनों को वॉच कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपनी 3rd यूनिट पे, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस SOL DU रेगुलर के अगर आप बच्चे हो, आपके पास किसी भी यूजी कोर्सेज में एक सब्जेक्ट है वैल्यू एडिशन कोर्स करके इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी 2 यूनिट कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये है हमारी लास्ट 3rd यूनिट। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 को, जिसका नाम है सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस को पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स बाय करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है ये रहा 8059639586। तो इस नंबर पे आप जाके मुझे मैसेज करिए, सर हमें नोट्स की पीडीएफ बाय करनी है। तो मिनिमम 130 रुपीज चार्जेस है, बस उसको देके आप पीडीएफ को इजीली बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से ही। तो जो भी लेना चाहते हैं वो मैसेज कर देना। और अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3, सोशल कॉम्पिटेंस। पहले समझते हैं सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है। सोशल मतलब होता है सामाजिक। क्या होता है? सामाजिक। कॉम्पिटेंस मतलब होता है दक्षता। क्या होता है? दक्षता, सामाजिक दक्षता। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस मतलब कि आप समाज में अपने चरित्र से, या जो आप एक कैरेक्टर हो एक तरह की, ठीक है, तो वो कितना बड़ा रोल निभाते हैं बाकी अपने आसपास के जो पर्सन्स हैं, अपने आसपास के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर। तो ये हम सीखते हैं सामाजिक दक्षता में। क्लियर है? नहीं, कोई नहीं, मैं अभी क्लियर कराता हूँ। देखो भाई, सामाजिक दक्षता क्या है, सोशल कॉम्पिटेंस क्या है। बेसिकली इसमें आप सोशल कॉम्पिटेंस कंसिस्ट ऑफ सोशल, ये सामाजिक तौर पे जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो सराउंडिंग है आपकी, तो उनके आसपास आपको किस तरह से नेचर बना के रहना है, किस तरह से घुलना मिलना है उनके साथ, तो वो सिखाता है। ठीक है। दूसरा, इमोशनली टच कैसे होना है। आप लोगों को अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और जो भी तरह की चीजें होती है ना, तो वो सारी सिखाता है कि किस तरह से आपको इमोशनल अपने जो कम्युनिकेशन फीलिंग्स वगैरह हैं, जैसे कि हैप्पी, सैड भाव जो है अपने, वो कैसे प्रेजेंट करने हैं उनको, तो वो सिखाता है हमें सामाजिक दक्षता। ठीक है, किसके प्रति? ये पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था पर्सनल कॉम्पिटेंस, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के बेस पे पढ़ा था, मतलब कि खुद के बेस पे मान सकते हो। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये सोशल कॉम्पिटेंस है, कि आप पूरे समाज को लेके, आप पूरी इन्वायरमेंट को लेके आप किस तरह से अपना बिहेवियर शो करते हो, प्रेजेंट करते हो उन लोगों के आगे, किस तरह से अपनी फीलिंग्स उन लोगों तक पहुंचाते हो, अपनी बात उनको समझाते हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी सोशल कॉम्पिटेंस। आगे लिखा है इसके अंदर एक चीज आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब होता है एक ऐसी स्किल जहां पर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, मतलब कि आप किस तरीके से, किस बेस्ट से बेस्ट अल्टरनेटिव लेके आते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो स्किल है आपकी, वो क्या हो जाती है? कॉग्निटिव। ठीक है, मतलब कोई भी मुसीबत वाला, कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जो कि हैंडल ना हो रही है, तो आप उसको अगर सॉल्व कर सकते हो, वो कॉग्निटिव स्किल्स होती है। फिर आता है उसके बाद बिहेवियर स्किल्स नीडेड।
बिहेवियर स्किल्स नीडेड का मतलब होता है आपको बिहेवियर कैसा करना है दूसरों के साथ, अदर्स के साथ कैसा इंटरेक्ट करते हो, वो जो स्किल है आपकी वो बिहेवियर स्किल है। आप आई कांटेक्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आप दूसरों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, कन्विंस कर पाते हो, या आप उनकी बातों को कितना ध्यान से सुनते समझते हो। तो ये सारी चीजें आती हैं बिहेवियर स्किल्स में। पहले हम पर्सनल की बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। अब हम पढ़ रहे हैं सोशल। तो सोशल तौर पे हम ये सारी चीजें सोशली देखते हैं, जैसे कि हम सोशल मतलब कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसमें घुलना मिलना कैसे है, ठीक है, इमोशनली लोगों से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन अपनी दक्षता का इस्तेमाल करते हुए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति, आप किस तरह के डिसीजंस मेकर हो, ठीक है, आप कितना ज्यादा इफेक्टिव जो है काम कर सकते हो वो चीज। फिर लिखा है फॉर सक्सेसफुल सोशल एडेप्टेशन, आप कितने ज्यादा कुशल हो अपनी सोशल एडेप्टेशन को लेकर, ठीक है, आप कितनी जल्दी लर्न कर लेते हो, चीजें सीख लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट का कोर्स है, ठीक है, आपने कंप्यूटर पे कभी काम नहीं किया बट आपके बगल एक सीनियर अकाउंटेंट है, वो आपको कुछ काम सिखा रहे हैं, तो वो जो काम सिखा रहे हैं वो आप कितनी जल्दी सीखते हो, ठीक है, तो वो क्या है आपकी एक अडेप्टेशन हैबिट है, जितनी जल्दी आप सीख लेते हो, ठीक है, उतने ज्यादा आप बेस्ट हो जाते हो। तो ये थे हमारे सोशल कॉम्पिटेंस जिसकी हमने मीनिंग को समझा। अब इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। पहला है एबिलिटी टू टेक अनदर पर्सपेक्टिव, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझें और उनको लेना सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एबिलिटी टू टेक अनदर पर्सपेक्टिव्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि मेरे बोर्ड पे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मेरे को बहुत टाइम लगता है, किस चीज में, लिखने में, रब करने में, वीडियो बनाने में, शूट करने में, मिटाने में, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। फिर रब करने के बाद कभी कभी लाइट चली गई तो दिक्कत आ जाती है। तो मैंने पूछा अपनी कलीग से या अपने जो यहाँ पे स्टाफ है कि मैं किस तरह का सॉल्यूशन इसके लिए कर सकता हूँ जो लोगों को सही तौर पर मेरे बोर्ड पे दिखाई दे, मेरा टाइम बचे और कोई बेटर सॉल्यूशन इससे है। तो बच्चों ने बोला कि भैया आप डिजिटल बोर्ड यूज करो। कौन सा बोर्ड? डिजिटल बोर्ड यूज करो। तो उन्होंने क्या दिया, अपना एक पर्सपेक्टिव दिया, क्या दिया, एक सुझाव दिया, मुझे सजेशन दिया कि आप यूज करो एक डिजिटल बोर्ड, ठीक है, डिजिटल बोर्ड जो आता है ना। तो भाई अब डिजिटल बोर्ड तो ठीक है, उसकी कीमत है ज्यादा, इतना तो मेरे चैनल से निकलेगा नहीं। तो भाई एबिलिटी टू टेक अनदर पर्सपेक्टिव मतलब होता है आप सुनिए, समझिए, दूसरे का सुझाव अगर अच्छा लगे तो अपनाइए। तो मैंने सुना तो हाँ, मेरे को भी पता है डिजिटल बोर्ड अच्छा, बट अब मैंने ये देखा कि मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, ठीक है, मतलब इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको बाय कर सकूं इस टाइम पे। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे किसी तरह काम चला रहा हूँ। तो आप दूसरों को सुनिए, फिर खुद के डिसीजन मेक करिए कि आपने क्या डिसाइड करा है। क्लियर है? आगे जाते हैं पॉइंट नंबर बी। बी है लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। देखो, लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पुराने एक्सपीरियंस से आप लर्न करिए। क्या लर्न करना है भाई? गलतियों से सीखते हैं, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो उन गलतियों को ना रिपीट करें। ऐसा देखो, जैसे छोटे टाइम पे बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं तो ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब टीचर एक सर्कल लगा देता है कि आपकी स्पेलिंग है ना एनिमल्स की, बेटा ये गलत है, आप अगली बार उसको करेक्ट करके लिखना। उसका मतलब क्या होता है वो सर्कल लगाने का और राइट लिखने का, कि आप अगली बार जब उस स्पेलिंग को लिखेंगे तो आप उसको करेक्ट लिखिए। सेम यही प्रोसेस जो होता है एक्चुअल लाइफ में होता है। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, आप नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, आप या नए नए कॉलेज प्रोफेसर बने हो, तो आपने कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई गलती करी होगी जिसपे आपको किसी ने टोका होगा और वो बोला होगा अगली बार से ठीक करना, और फिर आपने उस पर वर्क किया और ठीक करा उसे, ठीक है। तो हम पुरानी जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो गलतियां हैं उनसे सीखते हैं। अब देखो, एक्सपीरियंस की बात हो ही रही है, पास्ट एक्सपीरियंस की, तो बता दूं आपको फॉर योर काइंड नॉलेज, एक्सपीरियंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक्सपीरियंस, ध्यान से देखना। पहला होता है फैमिलियर एक्सपीरियंस एंड द सेकेंड वन इज अनफेमिलियर
एक्सपीरियंसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। फेमिलियर एक्सपीरियंसेस, जैसे कि वर्ड में लिखा है फेमिलियर। फेमिलियर मतलब जो हमारी फैमिली का होगा, जिसको हम पहले ही जानते होंगे। अनफेमिलियर में अन आ गया, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते। अनफेमिलियर है, कोई भी स्ट्रेंज हो सकता है। तो फेमिलियर एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस जिससे हम वाकिफ हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि राम एक लड़का है, उसके घर में उसकी जो बूढ़ी माँ है उसको बीच बीच में ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग आते रहते हैं, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो कोई एक बीमारी है, ठीक है, वो बीच बीच में कुछ बीमारी से गुजर रही है, उसको दौरे आते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, एक फेमिलियर एक्सपीरियंस है राम के लिए, इन राम केस। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी जो बूढ़ी माँ है वो बूढ़ी है, तो उसको ऐसे आते हैं दौरे वगैरह, ठीक है। और अनफेमिलियर क्या है, शाम के लिए। अब बात करते हैं, अगर मान लो कोई बच्चा है शाम, ठीक है, उसके केस में अभी अभी वो कॉलेज से ग्रेजुएट करके निकला है, अब उसको नहीं पता आगे क्या करना है, उसको आगे कोई विजन नहीं दिख रहा कि मेरे को कोई गाइड करे कि इस कॉलेज तो मैंने कर लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनको पता नहीं रहता अब आगे क्या करना है, तो अब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, तो अब उनके लिए जो आगे का फेस है वो अनफेमिलियर है, उन्होंने कभी वो लाइफ में नहीं देखा या नहीं उसको रिसीव किया। अब वो फर्स्ट टाइम उनके साथ हो रहा है। जो भी फर्स्ट टाइम आपके साथ होता है वो अनफेमिलियर एक्सपीरियंस है। जो हो चुका है, जो आप भाव चुके हो, जिसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, वो है फेमिलियर, ठीक है। तो ये दो टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। थर्ड पोर्शन आता है, अप्लाई दैट लर्निंग टू द चेंज इन ए सोशल इंटरेक्शन। जो भी आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा है उसको आप चेंजेस को अब अप्लाई करेंगे सोशल इंटरेक्शंस में, एक्चुअल लाइफ में, ठीक है। अपने एक्चुअल लाइफ में आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो आपको मैं सिखाता हूँ। देखो, आपको पता है मैंने कॉलेज कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा, ठीक है। आपसे एक छोटा भाई है, ठीक है, वो है आपका दूसरे स्टैंडर्ड में, आप हैं फाइनल स्टैंडर्ड में, ठीक है। अब वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है। अब आपने देख लिया कि बीकॉम के बाद कितनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं, आगे क्या करना है, हमें कौन सी कोर्स लेनी है, कौन सा ग्रेजुएशन करना है, या हमें आगे लाइफ में करना है। आपने जैसे तैसे करके मान लो कोई ले लिया, मतलब कि जैसे तैसे करके कुछ आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को ये बनना है। अब आपका जो छोटा भाई है वो भी आपके साथ साथ आ रहा है पीछे, तो आप उसको ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तो आप उसको पहले से ही गाइड करोगे, ठीक है। आप उसको गाइड करोगे कि भाई देख, अगर तू कॉलेज कर रहा है तो उसके बाद ना अभी से ये कोर्स करके चल, ये चीजें करके चल, ठीक है, तो आगे तेरे लिए और ज्यादा आसानी होगी। तो हम क्या होगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, जो चेंजेस हमारे अंदर है वो अप्लाई कर रहे हैं एज अ सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने जो भी गलतियां करी होगी आप नहीं चाहते कि आपका छोटा भाई करे, तो आप उसको ठीक कर रहे हो उसे, ठीक है। तो ये सोशल इंटरेक्शन होता है। तो अब ये तीन चीजें याद रखना। पहला, अनदर पर्सपेक्टिव लेना, दूसरों के सुझाव ले सकते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना और उस सीखी हुई चीज से अप्लाई करना कि आगे गलती ना हो, ठीक है, उसको अपने एक्चुअल सोशल लाइफ में इन्वॉल्व करना। तो ये है पूरा का पूरा सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब, ठीक है। अब देखो, सोशल कॉम्पिटेंस में जो वर्ड है ना एक्सपीरियंस, ये छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। इसके अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सोशल कॉम्पिटेंस की कुछ स्टेजेस आती है जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। तो यहाँ मैं सिर्फ एक छोटा ब्रीफ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं मिटो के फिर लिखवाऊंगा, तब मैं उसमें आपको थोड़ा समझाऊंगा। देखो, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस मतलब SC, मैंने सोशल कॉम्पिटेंस लिखा है। सोशल कॉम्पिटेंस को डेवलप करा था बाय मोफिट 1993, तो ये नाम याद रखना। 1993 के अंदर प्रोफेसर मोफिट ने सोशल कॉम्पिटेंस को डिफाइन करा है। किस तरह से डिफाइन करा है, इसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है, ठीक है। पहली स्टेज को बोला गया है इनफेंसी, दूसरी है अर्ली चाइल्डहुड, और तीसरी है मिडिल स्कूल, और चौथी है एडोलसेंस। अब जो फर्स्ट है इन्फेंसी, ये होती है हमारी जन्म लेने से 1 साल की उम्र तक, बस 2 साल से 5 साल तक अर्ली चाइल्डहुड की जो हमारी चलती है। फिर 6 से लेके 12 तक मिडिल स्कूल की एज जब आती है हमारी, तो ये थर्ड स्टेज आ जाता है। चौथा स्टेज जब होता है एडोलसेंस, जब 12 से 18 होती है एज, ठीक है। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे आगे, अभी इतना याद रख लो। 1993 में
मोफिट नाम के प्रोफेसर ने इसको दी थी। अब देखो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह के कॉम्पिटेंस इसमें लिखवाए हैं कंपोनेंट्स के अंदर। फर्स्ट जो है वो है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मीनिंग मैंने आपको ऊपर बताया था, ये रहा। कॉग्निटिव मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा है नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पहचानने में, ठीक है। तो कॉग्निटिव क्या करती है? कॉग्निटिव आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल्स बताती है, ठीक है, कि आपके अंदर कितनी ज्यादा दक्षता है, आपके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है, किसी भी काम को लेकर सीरियस कितने हो, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर दिखता है। आगे सेकंड है कंसीडरिंग द अल्टरनेटिव्स। देखो हर एक प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे फॉर एग्जांपल चाय नहीं पसंद, आपको कॉफी नहीं पसंद, ठीक है, तो मैं चाय की जगह कॉफी प्रेफर करूंगा, ठीक है, अगर मुझे चाय नहीं पसंद। और अगर मान लो कॉफी ना मिले मुझे, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस टाइम पे चाय पीकर काम चला लूंगा। तो ये क्या हुआ? अल्टरनेटिव हुआ। चाय का अल्टरनेटिव कॉफी है, कॉफी का अल्टरनेटिव चाय है, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन में अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका एम था टीचर बनने का, कॉलेज में टीचर बनने का, ठीक है, तो अब आपने देखा कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मुझे कॉलेज में टीचर लगना है। बट सरकार ने क्या बोला कि अब से कॉलेज में टीचर जो है ना, वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं भरा जाएगा, जो पुराने हैं वही चलेंगे। आपके लिए तो वैकेंसी बंद हो गई एक तरह से। तो अब आप क्या करोगे कि अपनी पढ़ाई वेस्ट समझोगे? नहीं, आप स्कूल लेवल के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, आप उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव हमेशा होता है, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा निकल सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन। हमेशा अपने पास एक सॉल्यूशन रखिए। अब मैंने ये कहा है कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो इसीलिए बस इसी बिलीफ पे आप अपने सोशल कॉम्पिटेंस पे वर्क कर सकते हैं। आप सोशली काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में बॉस आते हैं, बॉस बोलते हैं कि भाई इस बार की प्रोडक्शन यूनिट बहुत कम आई है, उसका रीजन क्या है? रीजन पता है, ठीक है, मान लो मशीनरी अच्छा वर्क नहीं कर रही, आपने ये रीजन दिया, तो सॉल्यूशन भी तो होगा कि भाई अगर मशीन अच्छा वर्क नहीं कर रही तो बताओ, मशीन में जो पार्ट में कमी है वो चेंज हो सकता है, इंस्टॉल करवाएंगे नया। तो ये क्या है, आपको अपने सॉल्यूशन रखने हैं। फिर आता है रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स। कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जो रिजॉल्विंग नहीं होते, ठीक है, जिसको रिजॉल्व भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। काफी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हाँ या ना देना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो वो होते हैं डिसएग्रीमेंट केसेस। नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्किल कॉग्निटिव के बाद। कॉग्निटिव सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है, 5 मार्क्स में आती है भाई, कॉग्निटिव पूछ लेता है। कंपोनेंट्स आते हैं तो उसमें 5 करके आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। फिर आ जाता है सेकंड है इमोशनल कॉम्पिटेंस स्किल। इमोशनल कॉम्पिटेंस क्या होता है? इमोशनल, इसमें वर्ड आ रहे हैं 2 इमोशन। इमोशन मतलब होते हैं जैसे कि आपके भाव, ठीक है, आपके भाव जैसे कि हैप्पी, सैड, एंगर, फियर, डिसगस्ट। तो ये क्या है? आपके इमोशंस है। तो मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, आप किसी भी रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हो अपने इमोशनली अटैचमेंट के थ्रू, ठीक है। इमोशनली अटैचमेंट हर जगह पे जरूरी होता है, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन है, अगर आपका मन नहीं भी है तो आपके फेस का एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि आप सोच क्या रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी ने बोला, मेरे फ्रेंड ने, कि भाई आज मेरी बर्थडे पार्टी है और आप इनवाइटेड हो, आप आ जाना, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, मगर मैं गुस्से में बोलता हूँ ठीक है आ जाऊंगा। तो इस भाव का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला ठीक है आ जाऊंगा, जा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आ तो रहा हूँ बट मैं अपने मन से नहीं आ रहा, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये वही दिखा रहा है। अगर मैं बोलता हूँ आज तेरी बर्थडे है, ओ भाई मैं तो पक्का आऊंगा, इसका मतलब क्या है इस इमोशन का? कि आप इंटरेस्टेड हो आप जाने के लिए। तो मेंटेनिंग रिलेशनशिप, भाई रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए भी रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जितने ज्यादा आपके इमोशंस कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा है अदर विद पीपल्स, मतलब कि
आपको जो रिलेशनशिप है ना वो बाकी पीपल्स जो आसपास के सराउंडिंग हैं, लोग हैं, तो उनके साथ साथ मेंटेन करने हैं। सेकंड है आइडेंटिफाइंग शेयर्ड इंटरेस्ट। अपने शेयर्ड इंटरेस्ट को पहचानिए। आप किस किस चीज़ों में बेटर हो, आप किस किस स्किल्स में अच्छे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता होता कि मैं इसमें अच्छा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है, हो सकता है आप में से एक आध की भी हो। आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं बेटर किस में हूँ, अपने आप को नहीं पता कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट किस में हूँ, मैं अच्छा क्या कर लेता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को पता है, जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं वीडियो बनाने में, पढ़ाने में बेस्ट हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई साइकिलिंग कर रहा हूँ, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, तो मैं स्विमिंग साइकिलिंग में बेस्ट हूँ। तो आप किस में बेस्ट हो, अपने शेयर्ड इंटरेस्ट को पहचानना, ये होती है एक इमोशनल स्किल्स खुद से, ठीक है। या फिर आप दूसरों के शेयर्ड इंटरेस्ट को भी पहचान सकते हैं। फिर आता है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब होता है जहां पर आप दूसरों के बिहेवियर को देखते हैं कि दूसरों के बिहेवियर कैसे हैं, उनसे सीखते हैं, ठीक है। एक बेटर वे में किस तरह से ट्रीट किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं घर पे जब रहता था तो मैं ऐसे कपड़े डाल दूं, अगर मैं कभी ऑफिस में गया तो मैं फॉर्मल कपड़े डालूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सब फॉर्मल बन के आएंगे। तो मैंने सीखा कि जब ऑफिस में जाओ तो दूसरे लोग जैसे कर रहे हैं, दूसरे लोग अगर फॉर्मल डाल के आ रहे हैं तो आपको अच्छा बनने के लिए वो डाल के आना। तो ये क्या है? बिहेवियर। आप सीखते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग अदर्स पीपल से। तो लिखा था एबिलिटी टू इंटरप्ट अदर व्हेन नेसेसरी। ये लाइन अलग है, जो मैं बता रहा हूं वो अलग था, ठीक है। मैंने बताया कि आपको अपने आसपास सराउंडिंग से सीखना है, बट ये जो लाइन है ये अगला पॉइंट है उसे, ठीक है। तो इसमें लिखा था एबिलिटी टू इंटरप्ट अदर व्हेन नेसेसरी। कभी कभी अगर जरूरी होता है तभी आप अपने कोई भी, चाहे सीनियर हो चाहे फ्रेंड हो, उसको इंटरप्ट कर सकते हैं उनकी कॉन्वर्जेशन में। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो आपको कहीं पे लगता है कि मेरा दोस्त अगर मेरे सामने बातें कर रहा है जो वो सही नहीं है, वो गलत है, तो आप उसको उस टाइम पे रोकिए, आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है। और ये बिहेवियर होता है, ठीक है। ये एक एबिलिटी भी होती है, जहां पर गलत है वहां पर ना कहना आना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ फिल्म का, अला वेकेंट प्रोमोलोग, ठीक है। तो ये जो फिल्म है, हाँ मैं समझ गया, ये जो फिल्म है अल्लू अर्जुन की। तो अब इस फिल्म में मैंने देखा था जिसमें वो क्या करता है, एक बॉस के साथ जाता है मीटिंग में। तब उसमें मीटिंग में ना उनको ऑफर पसंद नहीं आता सामने वाली पार्टी का, तो वो लोग उनको मना करने में सोचते हैं कि मना कैसे करें। अब वो मना करेंगे नहीं करेंगे, बट जो हीरो होता है वो क्या करता है, साफ मना कर देता है कि हमें ये ऑफर पसंद नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो अगर जहां जरूरी है इंटरप्ट करना चाहिए, मना करना चाहिए, ठीक है। और उसी जगह उसका जो दूसरा, मतलब कि मैं फिल्म में ज़्यादा नहीं जाएंगे डीपली, उसका जो दूसरा साइड देखेंगे तो उसमें एक बंदा और दिखाया है जो कि उसके पापा का बेटा है, तो वो मना नहीं कर पा रहा होता। तो बाकी फिल्म में देख लेना क्या हुआ, ठीक है, मैं फिल्म की बात नहीं करूँगा। तो ये होता है बेसिकली कि आपको अगर कहीं सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आपको इंटरप्ट करना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है गुड लिसनिंग एबिलिटीज। आपके अंदर गुड लिसनिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। सामने वाले को आप सुनते रहें, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक सुनना भी अच्छी चीज होती है। काफी बार क्या होता है, जब हम फंक्शन में जाते हैं ना तो फंक्शंस में बोर होने लगते हैं बड़े बच्चे, ठीक है। स्कूल्स में जैसे 15 अगस्त का फंक्शन हो गया, इंडिपेंडेंस डे का हो गया, हमें सिर्फ वेट रहता था या तो हमारे फेवरेट परफॉर्मर आए और परफॉर्म करें और जाएं, और या फिर लास्ट में जो रिफ्रेशमेंट बढ़ती है ना, खाने की मट्ठियाँ और जो बिस्कुट वगैरह बढ़ते थे, बस उसका इंतजार होता था। यहाँ पे गुड लिसनर हम बिल्कुल नहीं थे। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ध्यान से एंजॉय करके सुन रहे होते हैं, और स्पेशली वो वाला सीन जहाँ पर शुरू में स्टार्टिंग में जैसे फंक्शन शुरू होते हैं तो टीचर्स आके लेक्चर देते हैं, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, और फलाना ढिंका, और बताते हैं कि हमारे आज के गेस्ट कौन है, ठीक है, और अब किसके बाद कौन सी परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये जो एंकरिंग वाला सिस्टम होता है ना, ये बड़ा बोर करता है। तो वहां पे जो बैठ के बच्चे सुन रहे होते हैं ना, वो भी बड़े मस्ती ले रहे होते हैं, वो सुन नहीं रहे होते, वो ऐसे ही इधर उधर बातें कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, ठीक है। तो गुड लिसनिंग एबिलिटीज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप एग्जामिनेशन वहां पे होते हो, कहाँ पे, अपने फंक्शन हॉल में, वैसा नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड हमारा कीपिंग आइज कॉन्टेक्ट। कीपिंग आइज कॉन्टेक्ट, अगर आप किसी से बात करते समय उनकी आंखों में देखकर बात करते हैं तो इससे लगता है कि आप मैच्योर हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझदार हैं, ठीक है, सामने वाले की बात को कुछ महत्व दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप उससे बात करते समय या फिर अपनी आंखें इधर उधर ऐसे ऊपर कर रहे हैं,
ठीक है, या फिर आप बात करते समय उसके फेस ऐसे साइड करके कभी उधर देख रहे हैं कभी, तो सामने वाले पे एक बैड इंप्रेशन जाता है, वो सोचता है कि हमारी बातों को सीरियसली सुना नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये एक बिहेवियर दिखाता है कि आप कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल टाइप के पर्सन हो। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं इसको बिल्कुल, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते इधर उधर ऐसे कान खुजवा रहे हो, सर के पीछे हाथ जा रहा है, ठीक है, खुजली हो रही है कहीं पे इधर इधर, ठीक है, कोई खाना मांग रहा है, कोई लेटे लेटे देख रहा है, किसी को नींद आ रही है मेरी वीडियो देख के भी, तो आप इररिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो भाई इसीलिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। नींद वगैरह आ रही है तो थोड़ी देर रुक जाओ, वीडियो खत्म हो जाएगी, एग्जामिनेशन निकल जाए, उसके बाद सो जाना। फिर आता है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। आप कितने कुशल हैं वो आपको दिखाना है, अपना एक्सप्रेस करना है ग्रेटिट्यूड को। ठीक है, तो आप लोगों के आगे प्रेजेंटेशन में अपनी बॉडी सेंस अच्छी कर सकते हैं, क्लॉथिंग सेंस अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, बट अपना जो मेंटली दिमाग है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाना है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कहीं भी आप जाओ। तो ये थे आपके कुछ कंपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखवाने वाले हैं कुछ आगे के पॉइंट, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे एससी के डेवलपमेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पहले आप इसको उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, तो उतार लिया। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एससी। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एससी मैं पहले ही बता चुका था, अभी जब साइड में ब्रीफ दिया था, बट अब हम थोड़ा सा उसको ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एससी की जो स्टार्ट है वो किसने करी थी भाई? इसकी स्टार्टिंग हुई थी बाय मॉफिट। ठीक है, जैसे होता है ना प्रॉफिट, लाभ, फायदा, इनके प्रोफेसर का नाम था मॉफिट। तो 1993 के अंदर मॉफिट जो है प्रोफेसर लेके आए थे हमारी एससी डेवलपमेंट स्टेजेस। इस स्टेजेस को लाने का मतलब क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इस स्टेजेस को लाने का बेसिकली ये मतलब था, वो एक रिसर्च कर रहे थे कि हर एक पर्टिकुलर बर्थ के साथ हर एक इंसान की डिजायर चेंज होती है। जब इंसान छोटा रहता है, मतलब कि जो भी पर्सन है उसकी जब एज बर्थ के टाइम 0 से 1 साल होती है, तब वो क्या करता है, वो उन्होंने रिसर्च किया, उनके एक्सप्रेशन, उनका बिहेवियर रिसर्च किया। फिर जब वो धीरे धीरे जो इंसान है या जो बच्चा है वो बड़ा होता है, जब वो 2 से 6 साल पे आता है तब उसका बिहेवियर कैसा होता है, जब वो 6 से 12 पे आता है या 12 से 18 पे जाता है तब उसका बिहेवियर में क्या चेंज आते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास भी, एक बच्चा ऐसा है या आपके जो मौसी ताऊ ताई का कोई लड़का होगा, वो बहुत छोटा जब था ना बहुत शरारती था, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उस टाइम पे उसके अंदर चेंजेस इतने आते हैं कि वो एकदम सिंसियर टाइप का बन जाता है। काफी बच्चे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे पर भी शैतान थे और बड़े तक भी हुड़दंगी है। ठीक है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में रिसर्च ये बताती है कि एक इंसान का ह्यूमन बिहेवियर जो है हर 4 से 6 साल के अंदर चेंज होता है। हर 6 साल के अंदर उसके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल डेवलप होता है, जो कि मॉफिट द्वारा 1993 में रिसर्च करी गई थी। अब इस रिसर्च के अंदर उन्होंने अपनी रिसर्च में टोटल 9 स्टेजेस बनाई है, बट मैंने यहाँ सिर्फ 4 स्टेजेस ही मेंशन करी है। क्यों, ऐसा क्यों भाई? बुक के अंदर जो सिलेबस है ना उसमें सिर्फ 4 स्टेजेस का ही डिस्कशन करा है। टोटल 9 स्टेजेस होती हैं, जहां पर 70 to 80 प्लस तक जाती है स्टेजेस। एक इंसान जन्म लेने से लेके वृद्ध अवस्था तक उसकी स्टेजेस को डिफाइन करा है। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके सीधा स्टार्ट करते हैं इन्फेंसी को। पहला स्टेज आता है इन्फेंसी, जिसको हम बर्थ स्टेज बोलते हैं, 0 से 1 ईयर की होती है। बर्थ स्टेज में जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके जो हाव भाव एक्सप्रेशन होते हैं वो यहाँ पर डाला है। ये डालने का रीजन यही है कि बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से एक रिसर्च करना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कैसी होती है नेचर वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहला पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। समझ लो 99% जो है पेरेंट्स इंटरेक्शन होता है। 1% क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कोई बच्चे को सुला दिया है, पेरेंट्स काम कर सकते हैं, वो छोड़ देते हैं उस टाइम पे, वो सो रहा है, तब उस टाइम भी 1% रहता है, वरना 99% वो छोटा बच्चा पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वो इतना छोटा है,
0 से 1 ईयर में है, कुछ मंथ्स में है, तो उसको केयर चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स रिएक्शन टू यंगस्टर, पेरेंट्स के रिएक्शंस दिखाता है कि वो यंगस्टर के प्रति कैसे है। यंगस्टर्स के इतने रिएक्शन नहीं होते जितने पेरेंट्स में आएंगे। पेरेंट्स उस टाइम पे किस तरह से उसको बिल्डअप करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को, ठीक है, उस तरह से किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, उनके बिहेवियर कैसे, वो इसमें हम दिखाते हैं। फिर आता है इंक्लूडिंग स्माइलिंग, जिसमें इंक्लूड है स्माइलिंग वगैरह। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास एक्सप्रेशंस के अलावा, नॉन वर्बल तो वो होते ही हैं, एक्सप्रेशंस के अलावा उनके पास कुछ नहीं होते जिसमें वो आपको शो कर सके। अगर उसको कोई आपने डराया, मतलब कि जिससे उसको लगा कि हाँ ये इंसान मेरे को पर्टिकुलर डरा रहा है, तो वो रोना स्टार्ट कर दे। अगर आपने उसको कोई टॉफी दी, चॉकलेट दी, या आप उसको खिला रहे हो, मतलब खेल खिला रहे हो, तो उस स्टेज में वो स्माइल करेगा, बोलेगा नहीं, बट उसको अच्छा लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, तो वो क्या करेगा, स्माइल करता है। वो जो स्माइली है वो क्या है, वो दिखा रहा है कि वो हैप्पी है। फिर आता है इनकरेज। छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत ज्यादा, जो पैरों पे भी नहीं चल रहे होते, 1 साल के हुए ही होते हैं, मतलब 8 महीने, 4 महीने, 3 महीने, तो वो इनकरेज हो जाते हैं जल्दी। उनको अगर किसी चीज को दिखाओ, वो लेने की कोशिश करेंगे। उनको कोई चीज दो तो वो हाथ बढ़ाएंगे उसको लेने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मार्कर उनके ऊपर करूंगा तो वो हाथ बढ़ाएंगे, इसको झपटेंगे ताकि मैं इसको ले सकूं। तो ये क्या है, इनकरेजमेंट दिखाता है कि उसके अंदर एक लालसा है उस चीज के प्रति लेने की। आगे आता है उसके बाद शोइंग नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल मतलब होता है जहां बातचीत नहीं कर सकते, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता वर्बली तौर पर, ठीक है। नॉन वर्बल मतलब आप सिर्फ एक्सप्रेशन से समझते हैं कि अब वो क्या चाहता है, ठीक है। वो खाना चाहता है, सोना चाहता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता करते हैं, ठीक है। जो छोटे होते हैं वो इसलिए। सेकेंड जो स्टेज आती है वो आती है हमारी इन्फेंसी के बाद अर्ली स्टेज, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड 2 to 5 ईयर्स। 2 से 5 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब चलना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि भागने का, दौड़ने का, मैं कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर लूँ, सारी चीजें घूम लूँ, तो वो ये सब सोचते हैं। तो यहाँ पर आता है बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम बीइंग सेल्फ कंट्रोल। अपने अंदर से ही उन लोगों को लालसा होती है कि हम और क्या कर सकते हैं, कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। शैतानी कितनी कर सकते हैं, वो कभी थकते नहीं है। ये 2 से 5 साल की जो एज होती है, इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, शरारतीपन होता है। उसके बाद लिखा है प्रो सोशल बिहेवियर ऑल्सो बिगिंस। यहाँ से स्टार्ट होता है सोशल बिहेवियर। प्रो क्यों बोला, जैसे फोन के मॉडल आते हैं ना, प्रो मतलब पुराने वाले से कुछ एडवांस है, तो इसीलिए जो इन्फेंसी मॉडल था उससे कुछ एडवांस है अर्ली चाइल्डहुड में। एडवांस क्या है, इस टाइम पे बेबी चलता नहीं था, इस टाइम पे बेबी दौड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसके एक हो सकती है, कह सकते हैं एक अजीब सा बच्चों में होता है, वो चुलबुला सा, और वो दौड़ना, खेलना, भागना, परेशान करना, वो पूरे दिन लगे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है इमर्स। फिर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इमर्स मतलब होता है जब आप छोटे रहते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं, ठीक है। अपने साथ साथ दूसरों को भी इमर्स करते हैं, ठीक है। दूसरों को भी कन्विंस करते हैं कि आप भी हमारे साथ खेलो, ठीक है। उनको चाहिए कोई ऐसा पार्टनर, कोई भी ऐसी चीज, खिलौना, टॉय वगैरह, जो बस तोड़ते रहे, फोड़ते रहे, शैतानी करते रहे। फिर आता है चाइल्ड डेवलपिंग पीयर्स एंड यंग ग्रुप्स। जो बच्चे होते हैं उनको चाहिए कि कोई भी ऐसा कोई पार्टनर हो, कोई भी छोटा दोस्त मिल जाए उसको, या फिर कोई भी बड़ा आदमी जो उनके साथ इंटरेक्ट करे। अगर जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करने लगोगे, उनको लगेगा कि आप मेरे साथ खेल रहे हैं, तो वो जो है अपने आप को और ज्यादा डेवलप समझते हैं उस टाइम पे, ठीक है। स्टेज नंबर 3 आता है मिडिल स्कूल स्टेज, जहां पर 6 साल से 12 साल तक की एज आती है। 6 साल से 12 साल आज तक आपने देखा होगा, इस टाइम पे जो है स्कूल टाइम स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, मिडिल एज है, तो जब स्कूल जाने लगते हैं तो उनकी जो बिकमिंग फोकस है वो सोशल एनवायरनमेंट के प्रति बढ़ जाती है, ठीक है। वो ये देखने लगते हैं कि हाँ ये मेरा एक क्लासमेट है, सोशल इंटरेक्शन है ना, एनवायरनमेंट से बढ़ जाता है। क्लास में जाते हैं, रोते हैं, 10 उनके लेवल के बच्चे मिलते हैं, उनसे हाल चाल मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, घूमते हैं, खेलते हैं, तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है, वो अपने दोस्त बनाते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस जो है, जो पहले सबसे पहले सेल्फ पे था, तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था सेल्फ कंट्रोल, तो ये चेंज होकर अब सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो इसी सोशल एनवायरनमेंट की वजह से पॉइंट को डेवलपमेंट ऑफ एससी में डाला गया।
फिर उसके बाद आता है फ्रेंडशिप विद अदर्स, उनको चाहिए दोस्त बनाने हैं, बहुत सारे दोस्त। आप छोटे बच्चे से पूछोगे ना, कोई भी होगा 5 साल 6 साल 7 साल, उसके 3-4 फ्रेंड होंगे, 8-10 फ्रेंड होंगे, दोस्त ही दोस्त होंगे, ठीक है, राम मोहन शोन राधा श्याम, बहुत सारे। तो फ्रेंड्स बनाने का बड़ा शौक होता है, दूसरे के साथ खेलना, ठीक है। और उस टाइम पर क्या होता है, स्टूडेंट बच्चों को ये समझ आता है कि कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है, मतलब एक्सेप्टेंस है, कौन सी चीज रिजेक्शन है, कौन सी चीज रिट्रीट है, कौन सी चीज सोशल सिचुएशनल अवेयरनेस है। तो इसके अंदर 6 से 12 में आप ये सब समझते हो, ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला रास्ते भर में, या कोई छोटा बच्चा है, जैसे आप उस छोटे बच्चे को बोल दो कि आज रात को तेरे को मैं पकड़ लूंगा, अगर तू शैतानी करेगा तो तेरे को मैं बहुत मारूंगा, तो वो समझ जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को, ठीक है। आपने उस छोटे बच्चे को बोला कि 5 सीढ़ी से जंप मारना, 6ठी से कूदना है, काफी हद तक वो एक रिजेक्शन वाला साइन देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये जो चीज है ये गलत है, ठीक है। तो उतनी नॉलेज उनमें बिल्ड हो जाती है। फिर आता है रिट्रीट्स, ठीक है, किस तरह से खुश करना है, इमोशंस को जाहिर करना है, किस तरह से पेरेंट्स को मनाना है, किस तरह से क्या करना है, तो वो रिट्रीट्स में आता है। फिर उसके बाद आता है सोशल सिचुएशनल अवेयरनेस, आप दूसरों के प्रति अवेयर होते हो। इस एज में जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि कौन सी चीज गलत है, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे, आपको पता है गैस से हाथ जल जाएगा, तो बड़ा बोलते हैं कि गैस पे हाथ नहीं रखना है, हाथ जल सकता है, तो आप अवेयर करते रहते हो उनको, ठीक है। तो ये क्या है, एक अवेयरनेस होती है। फ्रेंड्स सर्कल में भी होते हैं काफी सारे, बैड एंड गुड, ठीक है, ये तो हर जगह है, बैड एंड गुड, ये आपका एक एग्जाम्पल भी बन जाएगा इसका। हर जगह बैड पर्सन गुड पर्सन मौजूद होते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह की संगत में, किस तरह के कॉम्पिटेंस एनवायरनमेंट में जाना चाहते हो, ठीक है, गुड या बैड, क्लियर है। फिर आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस जो है 12 to 18 की एज है, जहां पर बच्चा मैच्योर हो जाता है हद तक काफी। इस एज पे 12 to 18 पे सिर्फ 40% जो है पेरेंट्स देखते हैं, 60% जो है चाइल्ड वो खुद से सेल्फ डिसीजन लेना स्टार्ट करता है, पूरे नहीं लेता, 60%, कम ही होगा इससे, 50 मान लो, 50-50 लगा लो दोनों को, हाफ हाफ, ठीक है, 50 out of 50। इसी जगह पे आपके प्रोग्रेसिव जो है वो टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस हो जाती है। आप जब 13, 14, 15 साल के होने लगते हो तब आपको अपने ऊपर डिसीजन लेना सिखाया जाता है, आप सही गलत में फर्क समझने लगते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप इंडिपेंडेंस हो जाते हो, अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब होता है पैसे कमाना, मैं वो नहीं कह रहा, बट आप इंडिपेंडेंस हो जाते हो डिसीजन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोशल एंगेजमेंट, आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हो, उनके साथ बर्ताव कैसा करते हो, अपनी बातों को किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, वर्बल, नॉन वर्बल में जहां पे आप सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन करते हो, वर्बल में जहां आप बात को खुलकर समझाते हो। बच्चों को जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको समझाया जाता है, तो आप भी अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हो, उनसे बातचीत करते हो, तो वो चीज है। फिर आगे लिखा है इज लेस रिएक्टिव। देखो सोशल एंगेजमेंट होता है बट लेस रिएक्टिव। जब आप छोटे रहते हो, 2 साल 3 साल 5 साल, आपके फ्रेंड ने बोला ओए दोस्त मेरा ना बर्थडे आला है, तो तुम बड़े खुश हो, भाई तेरा बर्थडे आला है, मेरे को बुलाइए जरूर, मेरे को बुलाइए, जुलूल जुलूल बुलाइए मेरे को, ठीक है भाई, मैं केक लेके आऊँ, बहुत बड़ा केक आएगा, तो इतनी सारी बातें करते हैं। जब हम बड़े होने लगते हैं ना 12 से 18, भाई अगर बर्थडे भी आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो बर्थडे बताते ही नहीं है, अगर बताते भी हैं तो बोलते हैं भाई 11 को नहीं आ पाऊंगा, बर्थडे है मेरा, तो सामने वाले का रिप्लाई आता है बर्थडे, ओ थैंक यू भाई, चल ठीक है कोई नहीं, पार्टी चाहिए मेरे को, तो बस इतना सा बोलेंगे। लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं देना होता, ज्यादा बातों को भावनाओं को समझना होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला है सोशल एंगेजमेंट इज लेस रिएक्टिव। छोटे बच्चों की तरह नहीं है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा हो, भाई खुश हो गए, बहुत ज्यादा बर्थडे आ रहा है, चल मैं तेरे घर चलता हूँ, ऐसा नहीं होना, नॉर्मल। फिर आता है डेवलपिंग देयर इंडिविजुअलिटी, ठीक है, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा सोशल कॉम्पिटेंस के 4 स्टेजेस। पहला इन्फेंसी, बर्थ स्टेज 0 से 1 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 5 ईयर, यहाँ पर बच्चे जब चलना बोलना सीखते हैं, मिडल एज स्कूल टाइम, ठीक है। फिर आती है एडोलसेंस लास्ट, क्लियर है।
ये 4 स्टेजेस जो आपकी बुक में थी वो मैंने क्लियर कर दी। अब नीचे जो अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कॉम्पिटेंस स्किल्स के ऊपर है, जिसके अंदर कम से कम 12 स्किल्स आपकी बुक्स में हैं, बट मैं जो बताने जा रहा हूँ सिर्फ 6 स्किल्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइम आती है। एग्जामिनेशन अगर 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, 10 से ऊपर का मुश्किल आएगा, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इन 6 स्टेजेस को आप ब्रीफली डिफाइन कर दोगे, बहुत है भाई, बहुत है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। कमी करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 को आप ब्रीफ कर रहे हो, हर एक में 3 लाइन, 5 3 15 लाइन, मतलब 1.5 से 2 पेज, 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे यार। हाँ, तो सोशल कॉम्पिटेंस स्किल्स में पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल पैटर्न्स। क्या बोला मैंने? अंडरस्टैंडिंग सोशल पैटर्न्स। सोशल पैटर्न्स को समझना है, उनके साइन को समझना है, इमेजिनरी ये समझनी है। सोशल इन्वायरमेंट में कौन से लोग ऐसे हैं जो बैड हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से अच्छे हैं, उनका पैटर्न कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? उनका बिहेवियर, ड्रेसिंग सेंस, क्लोथिंग सेंस, तो इनसे आप उनके पैटर्न्स को समझ सकते हैं। उनसे बात करने में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो कैसे हैं, कैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पीछे, जिसमें मैंने कॉग्निटिव बताया था। कॉग्निटिव के टाइम पे भी सेम यही बताया था, डिसीजन मेक करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन माइंडसेट होना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है। एक ऐसा तेज तर्रार अफलातूनी दिमाग चाहिए भाई, जहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। ऐसा कोई नहीं चाहिए जो प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पाए, उस जगह पर वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, ट्रबल बनाता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर है। थर्ड पॉइंट आता है उसके बाद इमोशनल रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट। इमोशनल रेगुलेशंस होता है जहां आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हो, आप मैनेज करना सीखते हो, मैनेजमेंट बनाते हो, आप डिसीजन लेते हो, एक प्रोसेस बनाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कम्युनिकेशन करते हो और बातचीत करते हो। तो यहाँ पर ये आती है इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। इमोशनली तौर पे आप अपने भावों को दूसरों के साथ कैसे इमर्ज करते हो, कैसे प्रकट करते हो, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को कैसे सुनते हो, ठीक है। आप किसी की बात सुन रहे हो, आप कितने ध्यान से सुन रहे हो, आप उस पर वर्क कैसा कर रहे हो, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एम्पैथी, सहानुभूति, ठीक है। आप लोगों के प्रति कितने एम्पैथियसनेस हो वो चीज चेक करना, ठीक है। आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, अगर कोई उदास है तो उसको आप किस तरह में ट्रीट करोगे, अगर कोई हैप्पी है तो उसकी हैप्पीनेस में कैसे शामिल होते हो, तो ये एम्पैथीनेस होती है। फिर आगे आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैंने अभी डेवलप करी थी, बताई थी ऊपर ही, जो कि हमारा सी पॉइंट था। कम्युनिकेशन स्किल्स द मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट इफेक्टिव स्किल्स इन दिस चैप्टर। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल अदा करती है आपके सोशल कॉम्पिटेंसीज में, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब दूसरों से इंटरेक्ट करना, आप किस तरह से उनसे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। वर्बली, नॉन वर्बली, एग्रेसिव नेचर में आपके जो एक्सप्रेशंस है वो कैसे हैं, हैप्पी हैं, सैड है, फियर है, एग्रेसिव है, या किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो वो कॉम्पिटेंस आप देखते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। क्लियर है? तो ये थे आपके सोशल कॉम्पिटेंस स्किल्स और ये थे आपके एससी डेवलपमेंट स्टेजेस। तो स्टेजेस जो हैं ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना ही पड़ेगा। और हाँ, ये लिखा किसने, फिर से बता दूं, बाय मोबिट 1993 प्रोफेसर ने रिसर्च करी थी इस चीज के ऊपर। तो ये विद प्रोफेसर नेम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, सोशल कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन लिखना, प्रोफेसर का नाम लिखना और सन लिखना, फिर आप ये 4 स्टेजेस की ये पॉइंट बनाना। फिर अगर इतने 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, 5 मार्क्स का, तो सिर्फ इतना लिख देना, पॉइंट्स को एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 मार्क्स का आएगा तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, जो मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया है, इन पॉइंट्स को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो ये आप उतारो, उसके बाद फिर कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रह गया, एक प्रिज्म मॉडल है वो आपको करवा देता हूँ, फिर खत्म। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म मॉडल, ठीक है।
प्रिज्म मॉडल बताने से पहले अगर किसी को इस वीडियो को देखते टाइम बोरियत फील हो रही है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तो भाई उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ, जिससे आपका थोड़ा ध्यान भटकेगा, इंटरटेन होगे, लिखोगे तो कुछ अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, और अगर किसी को नोट्स चाहिए, जिसको लगता है कि भाई नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे को बोरियत हो रही है, तो इस नंबर पे आप बाकायदा नोट्स की PDF विद गुड फॉन्ट स्टाइल अट्रैक्टिव नोट्स आप बाई कर सकते हैं ओनली इन 130 रुपीज, ठीक है, फॉर जस्ट ए कॉल, सॉरी जस्ट ए मैसेज, ठीक है। तो जाइए उस नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे प्रिज्म मॉडल की। प्रिज्म मॉडल जो है जिन्होंने दिया है वो, उनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय प्रोफेसर रोज क्रास्नोर्स, ठीक है। वैसे ये जो नाम है थोड़ा अमेरिकन है और थोड़ा ब्राजीलियन है, कह सकते हो, ठीक है, रोज क्रास्नोर्स। तो ये 1997 की बात है, जब इन्होंने दिमाग में आया इनके कि हमें ना एक मॉडल, एक रिसर्च करनी चाहिए, प्रिज्म मॉडल करके इन्होंने नाम दिया इसका, ठीक है। 1997 आपको याद नहीं रहेगा, इसके लिए मैं बता दूं, 1997 में टाइटैनिक डूबा था, ठीक है। टाइटैनिक तो याद ही होगी, रोमियो और जूलियट जिन्होंने बनाई है, लियोनार्डो दी कैप्रियो, तो मेरी फेवरेट मूवी। भाई टाइटैनिक 1997 में ही नहीं डूबा था, वो पहले डूबा था, बट मूवी जो है 1997 से आपको याद रहेगी सिर्फ डेट, किसकी, प्रिज्म मॉडल की। तो डेट बताने का लक्ष्य यही था। अब आ जाते हैं प्रिज्म मॉडल पे। पहला पॉइंट है, इसके 3 स्टेज हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आप इसका नाम से ही पता चल जाएगा, प्रिज्म मतलब आपने 9th और 10th में एक साइंस की बुक में ना प्रिज्म देखा हुआ ऐसा करके, जब उसको लाइट मारो ना तो उसकी लाइट कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, उसकी लाइट अलग अलग रिफ्लेक्ट होती है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो बुक में एक ट्रायंगुलर बना रखा था जो मैंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करी है, अपनी तरफ से 100% तो दिया है, बट अब इसमें कितना आपको समझ आता है, थोड़ा सा मॉडल टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि बड़ा ज्यादा है इसलिए। तो पहला स्टेज आता है इसका, इफेक्टिव इन सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शंस मतलब होते हैं जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंडशिप हैं, सर्कल्स हैं, उन सब में आप किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं, वो सोशल इंटरेक्शंस कहलाते हैं, जो कि इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आता है इंडेक्सिकल लेयर। इंडेक्सिकल लेयर जो है वो है हमारी इंडेक्सिकल लेयर, बेस से पहले वाली, ये बेस है, इससे पहले वाली सेकंड इंडेक्सिकल लेयर। इसके अंदर एग्जाम्पल है फ्रेंडशिप, प्रो सोशल बिहेवियर, पीर पॉपुलैरिटीज। मतलब कि आप दोस्तों में कितने ज्यादा चर्चित में हो, चर्चा में हो, दोस्तों में किस टाइप्स की, किस संगत के दोस्त आपके पास हैं, ठीक है, आपके प्रो सोशल्स कैसे हैं, ठीक है, आपका वर्क डिसिप्लिन कैसा है, आप काम में किस तरह से इफेक्टिव हो, कितनी कुशलता से आप काम कर सकते हो और कितने बेटर वे में आप परफॉर्म कर सकते हो, वो सोशल प्रो में आते हैं। बिहेवियर में आ जाता है आपके जितने भी बिहेवियर हैं, ठीक है, इमोशंस से लेकर आपके इन्फेंसी, बर्थ रेट, एडोलसेंस, मिडिल स्कूल, प्री मॉडल स्कूल, सारी चीजें बिहेवियर में आती है, जो मैंने पीछे अभी कंपोनेंट्स के बाद डिस्कस करी थी ना, स्टेजेस, वो स्टेजेस बिहेवियर में आती हैं, शामिल है। फिर आता है पीर पॉपुलैरिटी। पीर पॉपुलैरिटी कितनी है, आप कितनी ज्यादा चर्चा में रहते हो अपने काम की वजह से, अपने गुणों की वजह से, अपनी महत्व की वजह से, आप कितना ज्यादा इफेक्टिव वे में लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो, चाहे वो वर्बल हो या फिर वो नॉन वर्बल हो, ठीक है। तो जिस भी तरह से आप इंटरेक्ट करते हो वो किस तरह से करते हो, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है, एक बेटर सॉल्यूशन कैसे निकालते हो ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफ्स के जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स है, डिस्कशन है, उनको कैसे हेल्प करते हो, एम्पैथी आपके अंदर है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को मिलाने के बाद बनता है पीर पॉपुलैरिटी, ठीक है। लास्ट है हमारा थर्ड जो है बेस स्टेज। आप इसको कह सकते हो स्किल लेयर, या फिर आप इसको दूसरी वे में कह सकते हो बेस स्टेज। ये बेस है इस ट्रायंगुलर का, तो ये बेस स्टेज कहलाएगी, ठीक है।
बेस स्टेज आपको बताती है एम्पैथी, सहानुभूति, इमोशनल रेगुलेशंस, आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, दिल से, दिमाग से, गुर्दे से, किडनी से या फिर घुटनों से, ठीक है। सोशल स्टेजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी सोशल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। सॉल्यूशन कितने ज़्यादा इफेक्टिव दे सकते हो, अपने आइडियाज़, अपने पर्सपेक्टिव्स को कैसे अपने बॉस के आगे या अपने स्टाफ्स के आगे रखते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और सोशल एनकोडिंग स्किल्स कैसी हैं। देखो एनकोडिंग डिकोडिंग आपको पता ही होगा, नहीं पता बात कर लेते हैं एनकोडिंग। मैसेजेस को होता है इनकोड करना, मतलब कि छोटे छोटे एब्रिविएशंस में लिखना एनकोड कहलाता है। मैसेजेस को जब डिकोड करा जाता है तो उन एब्रिविएशंस को खोल के बड़ा कर दिया जाता है, उसको डिकोड कहलाया जाता है। तो एनकोड करना मतलब कि सोशल मैसेजेस को छोटा करना, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना, जो है यहाँ पे एनकोडिंग में कहलाता है, ठीक है। तो ये था एक प्रिज्म मॉडल जो मैंने आपको डिस्कस किया। प्रिज्म मॉडल लिखा किसने था, रोज क्रैसनॉर्ड्स है, और इन्होंने जो लिखा था ये मॉडल 1997 में लिखा था, जिस टाइम पर टाइटैनिक डूबा था, मतलब फिल्म आई थी टाइटैनिक, ठीक है, रोज एंड जैक वाली। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नीचे strategies to enhance social competence. Social competence strategy is the most important portion in this chapter, and this will be scoring in the 10 to 5 marks in your exams. ठीक है, so basically strategies of enhancing social competence क्या है, इसमें हम वो स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे जो अपने सोशल कॉम्पिटेंस में महत्व रखती हैं, ठीक है, किस तरह से उसको और ज़्यादा वेल बनाती हैं। पहली स्ट्रैटेजी आती है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल के अंदर आप पढ़ोगे कि जो फर्स्ट स्टेज बताई थी मैंने इन्फेंसी, और जो स्टेजेस नहीं बताई थी पीछे मैंने अभी इससे पहले रब करने से पहले, वो जो 4 स्टेजेस लिखवाई थी जिसमें मैंने बताया था चाइल्ड ग्रोथ, स्कूल एज, एडोलसेंस एज 6 to 12, 12 to 6, 18, ठीक है, वो वाली वो इसमें शामिल है। इसके अंदर वो सारी चीजें, जब एक छोटा बच्चा प्लानिंग करता है अपने क्लासरूम और एकेडमिक एबिलिटीज एक्टिविटीज की, वो सारी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को, लाइफ में होने वाली डेली रूटीन्स को, एक्टिविटीज को एकेडमिक करके रखता है। एक रूटीन होता है हर किसी का, जैसे अब मेरा रूटीन है, मैं सुबह उठूंगा, पहले बुक्स रिवाइज करनी होती है, उसके बाद आपको पढ़ाना होता है, लेक्चर्स लेने होते हैं, इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फिर अपनी स्टडीज करनी है, फिर उसके बाद फिर मेरे को दोबारा से रीड करना है जो मेरे को कल पढ़ाना है। तो ये क्या है, एक डेली रूटीन है, एक एक्टिविटीज है जो आप प्लान करते हो अपने क्लासरूम में या अपनी डेली लाइफ के टाइम पे। दूसरा है यहाँ पे चिल्ड्रन डेली स्केड्यूल्स एट स्कूल। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हमेशा देखा होगा एक डायरी दी जाती है, वो किस लिए, उस डायरी के अंदर जो है एक टाइम टेबल करके एक पेज होता है, उसमें टाइम टेबल नोट कराया जाता है कि फलाना फलाना दिन आज इसका पीरियड है, इस दिन आज मैडम इंग्लिश वाली का पीरियड है, इस दिन आज मैथ्स का पीरियड है, ठीक है। तो वो टाइम टेबल शेड्यूल क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चों को याद रहे कि किस टाइम कौन सा चीज़ को कब होने वाला है। और एक तरह से ये अच्छी चीज़ है क्योंकि मैनेजमेंट यहीं से आता है। जब बच्चे छोटे पर से जब चीज़ों को मैनेज करने लगेंगे ना इस तरह से टाइम वाइज, तो उनको अहमियत पता चलती है कि टाइम कौन सा किस टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद डेवलप सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स आपको डेवलप करनी है, इंटरेक्शन वाली ही होती है भाई सोशल स्किल्स। सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और या फिर आप बोल सकते हो इसके ऊपर जो मैंने बात करी थी प्रो सोशल्स की, प्रो सोशल्स और सोशल डेवलपमेंट स्किल्स बोथ आर सिमिलर, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड डेली रूटीन्स। अपने डेली रूटीन्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड करना है, मतलब अच्छे तरीके से डेली रूटीन्स मेंटेन करने हैं। अब अच्छे तरीके से रूटीन मेंटेन करने से क्या मतलब है भाई, अपने डेली रूटीन से ना जो भी आप दिन में करते हो, आप टाइम पे खाते हो, टाइम पे सोते हो। जैसे एग्जांपल दूं तो अक्षय कुमार, ठीक है, फिल्म सेलिब्रिटी में अक्षय कुमार, तो अब वो टाइम पे सारा काम कर रहा है। तो इसी तरह आपको भी अपने डेली डे बाय डे टास्क पूरे कंप्लीट करने हैं, जो वर्क है टाइमली कंप्लीट करना है, प्रेजेंटेशंस आपको टाइम पे बनानी है, वो सब चीजें हम पढ़ते हैं डेली रूटीन्स में, क्लियर है। फिर उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे टाइम ऑफर आइडल, टाइम टेबल ऑफर आइडल। आपका टाइम टेबल ऑफर करता है एक आइडल पर्सपेक्टिव, एक आइडल टाइम, जिस टाइम पे आपको पता है आपको काम कैसे करने हैं।
तो ये होती है हमारी टाइम टेबल शेड्यूलिंग, जहाँ पे हम अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने इफेक्टिव टाइम को यूटिलाइज करना सीखते हैं, किस तरह से टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज करना है और किस तरह से काम को करना है। अब इसकी जो है स्ट्रेटजीज और भी हैं जो मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूँ, पहले आप इसको उतार लो। स्पेशली ये मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म मॉडल, तो इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको याद रहे। जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको डिस्क्लोज करना मत भूलना, बस उनको डिस्क्राइब करना, आपका पॉइंट्स पूरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है नेचुरलिस्टिक स्ट्रैटेजीज। नेचुरलिस्टिक स्ट्रैटेजीज जितना पढ़ने में नेचुरल है उतना एक्चुअल में भी नेचुरल है, ठीक है। इन स्ट्रैटेजीज के अंदर एक तरह की नेचुरलिटी जो है वो दिखाई देती है साफ साफ। जैसे कि आमतौर पर डेली लाइफ का अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आप के साथ कोई छोटा बच्चा है, वो आपके साथ खेल रहा है, ठीक है, तो आप ना उसको एक बार गुस्से भरी नजरों से देख लीजिए और उसको कह दीजिए कि अगर तूने ये शरारत करी तो मैं तेरे को अभी थप्पड़ लगा दूंगा। बस थोड़ा सा ऐसा एक्सप्रेशन बना के गुस्से में आप इतना भी बोल दोगे ना, तो वो समझ जाएगा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये होता है नेचुरलिस्टिक स्ट्रैटेजी, मीन्स जहां आप अपने डेली नेचर को सामने प्रकट करते हैं किसी दूसरे पर्सन के आगे, ठीक है। वो समझ जाता है कि आपका मूड इस टाइम कैसा है। वो बच्चा जो है वो समझ जाएगा कि आपने अगर उसको मारने की बात करी तो मीन्स आपके अंदर अभी गुस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है या ये जो स्ट्रैटेजी है, ये दी गई थी कैंपल 2004 में। कैंपल प्रोफेसर है, उनके द्वारा लिखी गई थी 2004 में, ठीक है। और ये डेफिनेशन बताती है कि किस तरह से एक नेचुरल इमोशन जो है इंसान के, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका अटेंशन आ जाता है, रैपिड थिंकिंग आ जाता है, जहां आप चुटकियों में, मतलब कि फटाफट सोच लेते हो जल्दी जल्दी चीजें, ठीक है। ऑन द स्पॉट सपोर्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, आप ऑन द स्पॉट मतलब उसी टाइम झट से आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो। किस चीज का? भाई कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैंने छोटे बच्चे को कहा कि भाई शांति से बैठ जा, नहीं तो थप्पड़ लगा दूंगा कस के। तो इसका मतलब है मैंने क्या बोला, उसको मारने की बात करी, मीन्स मेरे अंदर गुस्सा है, और वो ऑन द स्पॉट समझ गया। क्या समझ गया? भैया के अंदर गुस्सा है, भैया अभी मेरे को पीट देंगे अगर मैं अभी चुप नहीं हुआ तो वो अभी क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो उसका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन जो है तुरंत मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है अप्रिशिएट अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स, दूसरों के भावनाओं की या दूसरों के विचारों की अहमियत को देना, ठीक है, उनकी अहमियत देना, उनको अप्रिशिएट करना, दूसरों के जो विचार हैं उनको भी कमिंग करना, मतलब कि आने देना, ठीक है। आगे लिखा उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट करना दूसरों के राइट्स की। जैसे कि अगर आपके राइट्स हैं तो उनके भी राइट्स हैं। आपका राइट क्या है? सपोज करो आप एक कंज्यूमर हो, आप दुकान पे जाते हो, आप एक सामान खरीदते हो और दुकान वाले ने आपको मैन्युफैक्चरर डेट से एक्सपायर्ड डेट का माल दिया है, तो आपने वो चेक करा। अब आपका राइट है, आप उसके लिए बोल सकते हो कि मेरे को एक्सपायर्ड माल मत दो, मुझे एक साफ नया फ्रेश पीस दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैगी लेने गए दुकान पे, मैगी आपकी एक्सपायर्ड है, आपने वो चेक कर लिया। अब आप दुकान वाले से क्या इतना भी नहीं बोल सकते कि भाई मैगी एक्सपायर्ड है, मैं इसके पैसे दे रहा हूँ, फ्री नहीं है, तो मुझे एक फ्रेश नया पैकेट दो जो ताज़ा हो, ठीक है। तो ये क्या है, अपने रिस्पेक्ट करना अपने राइट्स की। बट अगर इसी जगह सपोज करो उल्टा हो जाए, सामने वाले बायर को, आप वो बायर है और आप शॉपकीपर हो, आपने उसको दिया खराब माल, अब क्या उसका भी राइट होगा ना, अगर आपने उसको एक्सपायर दिया तो वो भी सेम चीज बोलेगा कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे सामान सही दे। अब आप उसको क्या एक्सक्यूज दोगे? आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई मेरे पास भी तो रखा, खराब ही होगा, अभी इतने दिनों से रखा है, मैं नहीं बेचूंगा तो खराब, मेरा भी तो नुकसान है, तो इसलिए तू ही लेके जा। भाई ऐसा नहीं बोल सकते आप। कंज्यूमर ऑलवेज राइट, जो कस्टमर है वो ऑलवेज राइट है, ऑलवेज, चाहे वो गलत भी हो मगर वो राइट है। तो उसका राइट उसके पास है, उसके पैसे उसके पास है। अगर आप उसको सही एक्सपायर्ड माल बेचोगे, सही माल नहीं बेचोगे, तो वो दूसरी दुकान से ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों के राइट्स की, ठीक है।
अगला आ जाता है डेली यूजुअल टास्क। डेली यूजुअल टास्क क्या होते हैं? ऐसे टास्क जिनको हम डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हो। डेवलपिंग बॉन्ड्स जो हम बनाते हैं, अपने रिलेशंस, अपने रिश्ते, अभी भी आपने बहुत सारे रिलेशंस बना रखे हैं, ठीक है। रिलेशंस नॉर्मल फैमिली रिलेशंस, जैसे कि अगर मान लो आपने अपने भाई से, बहन से, कलीग से, बोन से, फ्रेंड से, रिलेटिव से रिलेशंस बनाए रखे, मामा का, चाचा का, ताऊ का, फूफा का, सबका, है ना। तो वो जो रिलेशंस है वो डेवलपिंग बॉन्ड्स कहलाते हैं। हमारा ह्यूमर, हम कितना ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। ह्यूमर कैसा है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स आप कितना ज्यादा अपने दिमाग का यूज करके सवाल जवाब करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, आप एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट चीज को बोलते हो या नहीं बोलते हो, या आप फालतू में पूरे दिन बक 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 करते रहते हो, तो वो ह्यूमर दिखाता है आपका, ठीक है। फिर आता है फ्रेंडली, आप कितने ज्यादा फ्रेंडली हो। ह्यूमर के साथ साथ रूड नहीं होना है। एक होता है ह्यूमर पर्सन, एक होता है फ्रेंडली पर्सन, एक होता है रूड पर्सन। आपको ह्यूमर के साथ साथ फ्रेंडली होना है, मतलब कि दिमागदार हो और फ्रेंडली हो नेचर में। दिमागदार है मगर वो रूड है तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आता है, आप दिमागदार हो, ह्यूमर है, सेंस है, तो आप उसको रूडली बिहेव कर रहे हो, मैं नहीं बता रहा, चल जाओ, ठीक है। बेशक आपके पास ह्यूमर कितना हो, बट आप जीरो होते हो अगर आप अपने इमोशंस को फ्रेंडली तौर पर नहीं रखते। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग मतलब कम्युनिकेशन, दूसरों से बातचीत करने का तौर तरीका आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी, ट्रीट अदर फ्रेंड्स नाइसली, दूसरों को नाइसली वे में प्यार से ट्रीट करा जाए। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जो आपका है वो आपका है, जो दूसरा है वो भी अपना समझो, दूसरों के मालों को भी अपना समझो। तो ट्रीट कैसे करना है, बड़ा प्यार से ट्रीट करना है, ठीक है। आगे लिखा है इंश्योर गुड सोशल नीड्स। आपको हमेशा ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी सोशल नीड्स या आपकी सोशल नीड्स जो है वो गुड है। दो संगतें होती है टोटल, एक होती है बैड क्वालिटी, एक होती है गुड क्वालिटी, ठीक है। तो बैड पर्सन, गुड पर्सन, दो नीच होती है, हम हमेशा इसमें फंसते हैं। कभी अच्छी नीच में चले गए तो अच्छा है, अगर कभी बुरी नीच में चले गए तो बुरा है। तो वो नीच जो है आपको डिसाइड करने में हेल्प करती है कि आगे आपकी ग्रोथ, प्रोग्रेस, इमोशनली और मेंटली, फिजिकली आपका रिलेशन कैसा हो, ठीक है। स्टेप्स फॉर इफेक्टिवनेस सोशल कॉम्पिटेंस। अब हम पढ़ेंगे सोशल कॉम्पिटेंस के इफेक्टिव स्टेप्स कौन से हैं। ये स्टेप्स बुक में एक बॉक्स में करके लिखे हैं, मेन पॉइंट कह सकते हो, और एग्जामिनर तौर पे ये पूछे तो वैसे 1 मार्क्स के नहीं जाते, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी, अप्रोच के बीच में, स्ट्रैटेजीज के बीच में, अपनी स्टेजेस के बीच में, थ्योरीज के बीच में, आप कहीं भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो है काफी इफेक्टिव है उस जगह पे गुड मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसको आप नेगोशिएट या नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आप पहला देखोगे, से नो इफ डोंट फील कंफर्टेबल। से नॉट इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, मतलब आपको मना करना, नहीं करना, ना करना, नो बोलना आना चाहिए अगर आप फील कर रहे हो अनकंफर्टेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। जैसे कि आपको ना पनिशमेंट में ये पनिशमेंट दे दी, एक क्लास है, क्लास में आपको सबके सामने बेंच के ऊपर मुर्गा बनना है, और आपको पता है कि मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सबके सामने मुर्गा बनूंगा तो मेरे को बहुत शर्म आएगी, शाई होऊंगा, और इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो सकता हूँ मैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाई होते हैं, उनको पसंद नहीं है, तो वो मेंटली भी हो जाते हैं काफ़ी बार परेशान इस चीज़ को लेकर। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सिम्टम है तो आप साफ मना कर दीजिए, मुझे पनिशमेंट कोई और दे दो, मैं ये नहीं कर सकता। या काफ़ी बार ऐसी जगह हम फंस जाते हैं जहां हम नो नहीं बोल पाते। जैसे 2 फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, एक बोल रहा है दूसरे को छोड़ दे, एक बोल रहा है दूसरे को छोड़ दे, तो वहां पर आप फंस जाओगे, नो कैसे बोला जाए। तो आपको अगर अनकंफर्टेबल किसी के साथ भी है तो आप मना कर दीजिए। आप किसी ओला, उबर, कैब ड्राइवर को बुक करते हो, आपको लगता है मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ जाने में, मेरे को देखने से थोड़ा भयंकर, स्कैरी, क्रीपी ऐसा लग रहा है, थोड़ा अजीब टाइप का, भयंकर टाइप का, तो आप उसको सीधा मना कर दो कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँ,
तो नो बोलना सीखिए। ये जर्नल ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बता रहा हूं। एक्चुअल में आपको जहां लगे गलत, आप नहीं, सामने वाला है, आप मना करके कट लो वहां से भाई। टाइम वेस्ट, टाइम देने की जरूरत नहीं है वहां, ठीक है। ऑफर हेल्प इफ यू कैन, आप दूसरों की हेल्प करें अगर आप करने में सक्षम हो तब। अगर आपको लगता है आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, जैसे मुझे लगता है एक रोड पे रास्ते में एक आदमी मेरे से बोल रहा है कि भाई मैं भूखा हूं, मेरे को खाना खिला दे। अगर आप कैपेबल हो, कैपेसिटी है, आप 20 40 50 रुपए उस पर दे सकते हो, खर्च कर सकते हो। पैसे मत दो, आपको अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा आप उसको मना करो, बट खिला सकते हो, कंफर्टेबल हो तो खिला दो, ठीक है। तो ये होता है ऑफर हेल्प, हेल्प ऑफर करो सामने से कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, अगर आप करवाना चाहो तो, ठीक है। थर्ड है ज्वाइन एंड सेलिब्रेट विद अदर्स, दूसरों को ज्वाइन करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना और उनको सेलिब्रेट करना, ठीक है। दूसरों के साथ घुलना मिलना और व्यवहार करना अच्छा सा। फिर उसके बाद है फोकस ऑन फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस इज द मोस्ट की स्ट्रक्चर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन ना 90% एक्चुअल करेक्ट ही होते हैं किसी का दिमाग पढ़ने के लिए, माइंड रीड करने के लिए, ठीक है, उसके हाव भाव को पहचानने के लिए। वो कुछ आपने किसी से फ्रेंड से हेलो बोला, फॉर एग्जांपल आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से हेलो बोला स्कूल में, जैसे आप गए उसने हेलो कहा, अब जैसे आपने उसको हेलो बोला उसका रिएक्शन ही नहीं है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो साइलेंट है, बैठा हुआ है, चुपचाप काम कर रहा है। आप बोल रहे हो भाई कुछ हुआ है क्या, वो काम कर रहा है, फिर वो सडनली उठता है और पानी के लिए चला जाता है बाहर बोतल लेने। आप सोचोगे ही नहीं कुछ तो हुआ यार, इतना इग्नोर कैसे कर रहा है, तो या तो वो रूड है या वो इग्नोर कर रहा है, तो वो फोकस कैसे कर रहा है, आप फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान रहे हो। अगर उससे नहीं पहचान पाते तो आप पोस्चर से पहचान जाते हो कि अपने आइज कांटेक्ट, वो आइज कांटेक्ट तो मिला ही नहीं रहा है, पोस्चर से समझ जाओगे कि उसका बैठने का ढंग, चलने का ढंग कैसा है। एक आदमी है जो आता है वो चुपचाप ऐसे करके खड़ा हो जाता है, मतलब बहुत सीधा साधारण है। एक आदमी है उसी जगह पे वो यूं करके चल रहा है, तो मतलब वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, मतलब लड़ाई वड़ाई करने वाला कुछ ज्यादा ऐसा है, मतलब तेज कर रहा है। और कुछ आदमी होते हैं जो नॉर्मल बिल्कुल ऐसे बात सुन रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उनका, ठीक है। तो पोस्चर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका हाथ किधर है, आप खड़े किस तरीके से हो, आपके टोई जो है पैर के सीधे हैं मुड़े हैं, आपकी खड़े होने की पोजीशन क्या है, बैठने की पोजीशन क्या है, बहुत ज्यादा मैटर करता है पोस्चर आपके एक इमोशनली इंटेलिजेंस समझने के लिए, बहुत ज्यादा। आइज कांटेक्ट भी सेम ऐसे ही होते हैं, आप किसी से आइज कांटेक्ट करो या ना करो, फील हो कैसा कर रहे हो, शाई कर रहे हो, अनकंफर्टेबल कर रहे हो, बहुत बार ये भी आपको बताता है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद लिखा है यहाँ पे डेवलपमेंट लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है। आप दूसरों को सुनिए, समझिए क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, वो आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है एग्जाम में कम से कम 12 to 10 मार्क्स की आ ही जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 to 12 मार्क्स की आएगी और ये लास्ट है। इन सब के बाद आखिरी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है हमारी बुक का, सिलेबस का, ठीक है। इसके बाद ओवर हो जाएगा, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको बता दूंगा, इसके क्या क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल्स बोल दिया, सॉरी मैंने, क्वेश्चन बता दूंगा कि जो इस चैप्टर्स पे बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको करने हैं। पहला इंपॉर्टेंस आता है रिलेशनशिप डेवलपमेंट। रिलेशनशिप्स डेवलपमेंट बनाओ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में बना सकते हो, स्कूल में बना सकते हो, फ्रेंड्स पीर बना सकते हो, ठीक है। अपने कलीग बना सकते हो, ग्रुप्स में, स्टाफ्स में, ऑर्गेनाइजेशनल में। तो आप क्या करोगे, रिलेशनशिप्स मेंटेन करोगे, एक बेटर रिलेशनशिप जिसमें आप उनको लीड कर सकते हो, डिसीजन अच्छे ले सकते हो, तो ये लीडरशिप में आते हैं, ठीक है। अगला है सक्सेस इन द वर्क प्लेस। अपने वर्क प्लेस पे फोकस करो, अपना वर्क इफेक्टिव करो, काम अच्छे तरीके से करो, एबिलिटी दिखाओ, अपनी इफेक्टिवनेस दिखाओ कि काम के प्रति कितने ज्यादा आप उत्तेजित हैं। आप उनको लीडर की तरह मैनेज करिए, ट्रीट करिए, तो हो सकता है बाद में आपका प्रमोशन जल्दी हो। फिर आता है इमोशनल रेगुलेशन। आप ये देखिए कि इमोशनली तौर पे अगर कोई परेशान है, उसके अंदर कौन सी कंसिक्वेंसेस हैं, जैसे कि वो स्ट्रेस में है सामने वाला, तो आप इमोशनली उसको ठीक कर सकते हैं। आप उनके हालचाल पूछिए, कम्युनिकेट करिए, वर्बल, नॉन वर्बल, फेशियल एक्सप्रेशन से तो पता ही चल जाता है कौन हैप्पी है, सैड है, वगैरह वगैरह। तो वो चीज
आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है। फिर आता है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका कॉन्फ्लिक्ट्स का अप टू शॉर्ट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। बेटर सॉल्यूशंस जितने हो सकते हैं यूटिलाइज करने हैं आपको, बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, आप चीजों को समझें अच्छे से, सुने, क्या पॉसिबल अल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो आप बताइए उसको। तो ये जो चीजें हैं आपको समझनी है। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी, कल्चर क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, मशीन्स कौन सी आ रही है, टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, वो अडेप्ट करना है आपको। काम में परफेक्ट होने का मतलब है कि काम में जो चीजें बताई गई हैं उनको अडेप्ट करते रहना। नई नई चीजों को आप सीखोगे, अडेप्ट करोगे तो आपको क्या होगा, एक अच्छा सा इफेक्टिवनेस बोनस मिलेगा। साथ ही साथ आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, पीर पॉपुलैरिटी अपने एक सोशल ग्रुप्स में, अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। फिर आता है उसके बाद हायर वेलबींग। हायर वेलबींग में आता है आपका मेंटली प्लस फिजिकली। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मेंटली प्लस फिजिकली, दोनों ही बेस्ट होने चाहिए। आपका दिमाग से भी आप ठीक है और फिजिकली भी आप फिट है, फाइन है, तो आप अच्छे डिसीजन, अच्छे चीज ले पाएंगे, ठीक है। अच्छे वेल वर्क कर सकते हैं, आप पूरे हष्ट पुष्ट हैं तो अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर आपके अंदर इन दोनों में से किसी चीज की कमी है तब आप कह सकते हो कि भाई मैं मेंटली डिसऑर्डर हूँ, फिजिकली डिसऑर्डर हूँ। बट आप नहीं हैं तो आप किसी चीज की कमी के मोहताज नहीं है। आप बेटर सब चीज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, कम्युनिकेट बिल्ड कर सकते हैं, बॉन्ड्स बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स रख सकते हैं और वर्क में भी पोटेंशियल रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आपको पर्सपेक्टिव पे, अपने इमोशंस पे काबू रखें, अपने काम को अच्छे तरीके से करें, अपने जो मैनेजर हैं, स्टाफ्स हैं, सुपरविजर हैं, उनको अच्छे से बिल्ड करें, उनके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आता है कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कम्युनिटी एंड सोसाइटी किसको बोला गया है, यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट को बोला गया है, ठीक है। सोसाइटी में आपको अच्छा खासा एक फोकस मिलेगा, ठीक है, कि भाई बंदा बड़ा अच्छा है, काम अच्छा करता है, सोसाइटी में आपकी तारीफ होगी, आपको गुड पर्सपेक्टिव या गुड पर्सन क्वालिटी में रखा जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको अच्छा ट्रीट किया जाएगा, एक वेल ट्रीटमेंट मिलेगा लोगों के द्वारा। तो ये था पूरा चैप्टर सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। आई होप वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। 1 घंटे से ऊपर का ज़्यादा हो गया शायद। तो जो भी चीज़ मैंने बताई है अगर थोड़ा भी समझ आया, इसका 70, 80, 90% जो भी आया आपको, तो मेरा मोटिव जो है पढ़ाने को क्लियर है। मेरा मतलब मैं कह सकता हूँ मैं इसको सफल अचीव कर पाया, अपने गोल्स को जो आपको समझाना चाह रहा था वो समझा चुका। अगर किसी को इस बुक के PDF के नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो मेरा नंबर आपको ऊपर दिख जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिर्फ मैसेज ओनली, ठीक है। तो मैसेज कर देना, कॉल्स भाई ज़्यादा इरिटेटिंग सी लगती है, तो मैसेज कर देना कि हमें नोट्स बाय करने हैं, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा वो पे करके आप PDF को बाय कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। और इसके बाद इसकी कोई भी नेक्स्ट वीडियो नहीं आने वाली। टोटल 3 लेक्चर हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, तीनों लेक्चर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो में भी और बाकी में भी प्लेलिस्ट बन जाएगी। और बीकॉम के सारे सिलेबस में धीरे धीरे कवर कराऊंगा। सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 5 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के 1, 5, 6 वो सारे मैं कंप्लीट करूंगा भाई। प्लेलिस्ट चेक करते रहना और स्टे ट्यून्ड बाय। हाँ, एक छोटी सी चीज रह गई, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैं इसको मिटा के वो लिखवा देता हूँ, बस 5 मिनट और लगेंगे, वो और देख लो, बस खत्म था। हाँ, तो अब आ चुके हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा, बस 5 मिनट और लूंगा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने आया हूं कि इस पर्टिकुलर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने बनते हैं। जैसे मैं हर यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं, तो बस ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से मेनली बन के आते हैं। अगर आप ये कर लोगे तो एग्जाम में एक ना एक तो क्लिक होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कॉम्पिटेंस। पहला ही क्वेश्चन है सोशल, जो लिखा है सोशल कॉम्पिटेंसेस क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हो। तो भाई फर्स्ट चीज तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। पहली चीज डेफिनेशन दी किसने है, अगर कोई प्रोफेसर है, जैसे मैंने बताया था मोफिट, ठीक है, तो उनके क्या क्या पर्सपेक्टिव रहे हैं इसको लेकर वो आपको डाल देने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म। सेकेंड है क्वेश्चन डिस्कस वेरियस स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर SC।
एससी के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? तो बेसिकली आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है, आपको रेगुलेट करना आना चाहिए इमोशन, ठीक है। तो वो जो चीजें मैंने बताई थी वो यहाँ पे आपको लिखनी है। थर्ड है एलोबरेट ऑन वेरियस स्ट्रेटजीज टू इनहेंस एससी। एससी को इनहेंस करने के लिए मैंने स्ट्रेटजीज पढ़ाई थी 5, तो वो 5-6 स्ट्रेटजीज जिसमें मैंने लास्ट में लिखवाया था नीच वाला, ठीक है, कि नीच सिमिलर नीच जो होती है वो आपको पहचाननी है। तो वो 5-6 स्ट्रेटजीज यहाँ पे एलोबरेट करनी है, उनको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एससी? सोशल कॉम्पिटेंसीज की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। इंपॉर्टेंस जो मैंने लास्ट में पढ़ाया है, जो यहाँ पे लिखवाई थी 6 इंपॉर्टेंस 7 इंपॉर्टेंस, वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे बतानी है सिर्फ 5 बिल्कुल। फिर उसके बाद डिस्कस द ग्रोथ ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस ग्रोथ कैसे होती है? एज पर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। क्या बोला? डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। तो ये वर्ड याद रखना, लाइफ स्टेजेस आ गया या स्टेजेस बोल दिया या डिफरेंट एज पर कॉम्पिटेंस ग्रोथ बोल दिया, तब इस जगह पर आपको समझ जाना है, जहां पर वर्ड आ गया ग्रोथ ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस वगैरह, कि आपको वो 4 स्टेज लिखनी है, 4 स्टेज लिखनी है, ठीक है। वो 4 स्टेज जिसमें मैंने बताया था 0 से 1 ईयर का, 2 से 6 का, 6 से 12 का और 12 से 18 का, ठीक है। ये 4 जहां पे मैंने पढ़ाया था एडोलसेंस, तो वो पूरी स्टेज का स्ट्रक्चर है ना, जो 4 स्टेज, ये यहाँ पे आपको देनी है, बस क्वेश्चन खत्म। इससे ज्यादा चैप्टर में कुछ नहीं है, बस ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। 3 वीडियो सीरीज है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, 3 पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस बुक के, तीनों लेक्चर आप कवर कर लो, बस उसके आपको बाद बुक भी खोल के नहीं देखनी, पक्का प्रॉमिस है। 95% स्कोर करोगे प्लीज। और एक चीज और, अगर नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो नंबर ये रहा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे मैसेज कर सकते हो परचेज करने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट बुक कौन सी लेके आनी है वो भी कमेंट करना। थैंक यू, कीप वॉचिंग। बीकॉम की बाकी सारी सीरीज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चेक जरूर कर लेना। थैंक यू।